ना, तो अपन दोनों को साल भर कुछ करने की जरूरत नहीं बिड़ू। और नहीं तो क्या, ऊपर से नीचे तक सोने में ही लगा रहता है। आज इसका पीछा करता है, क्या बोलता है? रघु और गोटिया लाला के पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि लाला एक सुनसान रास्ते से गुजरता है। बिड़ू बिड़ू, यही सही जगह है। हर रात वो दुकान बंद करके इसी रास्ते से घर जाता है ना? तो एक काम करता है, आज अपन लोग ना इस पेड़ पे छुपकर बैठ जाता है और इधर ही लूटेगा उसको। क्या बोलता है भाई? ये बात उस पेड़ ने भी सुन ली। तू आज रात 9 बजे इस पेड़ के पास आ जाना, समझा? ये ले, ये लाला जो है ना, वो 9:30 बजे के करीब यहाँ से गुजरता है। और सुन, चेहरे को छुपा लेना वरना पुलिस पकड़ लेगी। अपन क्या पहली बार चोरी कर रहे ले? हाँ, चल मिलता हूँ 9 बजे। और सुन, तू टाइम पे आने का क्या? रघु वहाँ से दारू के ठेके पे गया और उसने खूब दारू पी। गोटिया समझदार था, वो प्लान बनाने लगा और करीबन 8 बजे ही वो पेड़ के पास पहुँच गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो पेड़ पे चढ़ने लगा। अचानक उससे पेड़ की आंखें खुल गईं। बरगद के पेड़ की लटों ने उसे जकड़ लिया। वो उसके गले में लिपटने लगी। बचाओ! अरे मुझे कोई बचाओ! उस बरगद के पेड़ की लटों ने गोटिया को दबोच कर मार दिया और जोर जोर से हंसने लगी। गोटिया की लाश जमीन पर गिरी और फिर उस बरगद के पेड़ का भूत उस लाश में घुस गया। अब भूत रघु और लाला का इंतजार करने लगा। 9 बजे रघु वहाँ पहुँचा। क्या बात है, तो आज बहुत पहले ही यहाँ पहुँच गया। मैं तो यही रहता हूँ। गोटिया पीछे घुमा। वो देख, लाला आ रहा है। अपन ना उस पेड़ के पास छुप जाता है और तू हमला करना, ठीक है? फिर अपन सारा सोना चुरा लेगा। क्या बोलता है? अबे गधे, छुप जा। गोटिया सुन खड़ा था। जैसे ही लाला आगे आया, गोटिया ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। कौन हो भाई? गोटिया ने अपनी आंखें ऊपर की। अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। जब रघु सोना लूटने जा ही रहा था कि उसने देखा गोटिया ने लाला को जमीन से ऊपर उठा लिया। रघु वहीं रुक गया। बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। तुझे कौन बचाएगा? गोटिया के भूत ने रघु की ओर देखा और रघु डर के भागने लगा। लेकिन बरगद की लटों ने रघु को जकड़ लिया। गोटिया ने लाला की मुंडी मरोड़ दी और फिर रघु की ओर बढ़ने लगा। रघु की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। रघु की चीखों के साथ उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई और उसकी आंखों में वो खौफनाक मंजर था, लाल आंखें। नानी, इसके बाद गोटिया का क्या हुआ? उसके साथ अभी और भी बुरा होने का बचा था। मतलब ये
कि इसके बाद गोटिया गांव की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे जो मिला, गोटिया उसे उठाकर पटकने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर गांव वाले भागने लगे। गोटिया चलते चलते एक खंडर पहुंचा। वहां उसका सामना एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी साधु से हुआ। उस अघोरी साधु ने अपने मंत्रों की शक्ति से गोटिया के अंदर के भूत को वश में कर लिया। अब गोटिया उस अघोरी के हाथ की कठपुतली बन चुका था। वो जो चाहता गोटिया से करवाता था। गोटिया उस अघोरी की तपस्या के लिए सामान जमा करता था। अघोरी खुश था क्योंकि गोटिया के अंदर का भूत उसकी हर बात मानता था। लेकिन अघोरी को कहाँ पता था कि वो भूत राह तक रहा था। जैसे ही गोटिया के भूत को मौका मिला, उसने अघोरी की ही बलि चढ़ा दी। फिर क्या हुआ? एक बार फिर गांव वालों पे संकट आया और हमेशा की तरह हम गुरुजी के पास पहुँचे। हमें बचा लीजिए गुरुजी, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। गुरुजी ने अपनी दूरदृष्टि से सब कुछ जान लिया। अब एक ही उपाय है। और वो क्या? उस बरगद के पेड़ के भूत से तभी छुटकारा मिलेगा जब गोयता मर जाएगा। गांव वाले सोचने लगे। आखिरकार उन्होंने फैसला लिया कि अगर गोटिया के मरने से गांव वालों की जान बच जाती है तो वैसा ही सही। गुरुजी ने गांव वालों के हाथों में एक सुरक्षा ताबीज बांध दिया। कोई भी ताबीज नहीं निकालेगा जब तक वो गोयता मर नहीं जाता। गांव वालों ने गुरुजी की बात मान ली और गोटिया को मारने के लिए जाल बिछाया गया। कुछ गांव वाले गोटिया के सामने भागने लगे। इस जगह पर गुरुजी साधना कर रहे थे। गोटिया के आते ही उन्होंने गोटिया पर कुछ भस्म फेंकी। गोटिया के अंदर का भूत गुरुजी के वश में आ गया। फिर गुरुजी ने गोटिया के सामने एक तलवार फेंकी। गोटिया ने वो तलवार उठाई और अपने गले पे घुमा दी। सारे गांव वाले सहम गए। कुछ देर में तड़प तड़प कर गोटिया मर गया। फिर गुरुजी ने मंत्रों का जाप किया। एक सुरक्षा कवच बनाया। उसे उस बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया गया। तब से गांव वाले सुरक्षित हैं। लेकिन नानी, क्या गोटिया को मारना जरूरी था? वो तो पता नहीं, लेकिन अगर एक के मरने से कईयों की जान बचाई जा सकती है तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन नानी माँ, जब मैं उस पेड़ के पास से गुजर रही थी तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है, इसीलिए कह रही हूँ वहां मत जा। थैंक यू नानी माँ। राजू और मुन्नी पहली बार पीपलपुर गांव में अपनी बुआ फूफा के घर घूमने आए हुए थे। राजू अपनी बुआ से पूछता है, बुआ, आपके गांव का नाम पीपलपुर क्यों रखा गया है? बेटा, यहाँ गांव में बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। कहा जाता है कि रात के 12 बजे के बाद उस पेड़ पर भूत और भूतनियां लटकते हैं। रात में जो भी उस पेड़ के पास जाता है, भूत उसे पेड़ पर फांसी से लटकाकर मार देते हैं। उस पीपल के पेड़ के कारण ही लोगों ने इस गांव का नाम पीपलपुर रख दिया। भूत और भूतनिया। बुआ जी, क्या आपने कभी उस पेड़ पर भूतों को लटकते हुए देखा है? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन गांव के कई लोगों ने देखा है। बुआ, जब तक किसी चीज को खुद अपनी आंखों से ना देख लो तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक कहा, मैं तो उस पीपल के पेड़ को देखने जरूर जाऊंगी। तुम दोनों शहर से आए हो, हम गांव वालों की बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि रात में उस पेड़ के पास बिल्कुल मत जाना। दिन में तुम उसे दूर से देखने जा सकते हो। ये इलाका बहुत सुनसान है। लगता है डर के मारे कोई गांव वाला आता ही नहीं। हाँ, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई भूत या भूतनी दिखाई नहीं दे रही। तभी एक बूढ़ी
और भयानक चेहरे वाली औरत पीछे से राजू और मुन्नी के कंधों पर हाथ रखती है। तुम दोनों कौन हो? तुम कौन हो? दूर रहो हमसे। लगता है तुम दोनों पीपल का पेड़ देखने आए हो। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बूढ़ी औरत मुन्नी और राजू के हाथ पकड़ लेती है और उन्हें पीपल के पेड़ की तरफ घसीटने लगती है। हमारे हाथ छोड़ दो। हमें कहाँ ले जा रही हो? तुम्हें पीपल का पेड़ देखना है ना? चलो मेरे साथ। तभी मुन्नी और राजू के फूफा वहां आ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुन्नी और राजू दौड़ते हुए अपने फूफा के पास आ जाते हैं। फूफा, अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रहे हो? वो बूढ़ी औरत हमें जबरदस्ती खींचते हुए पीपल के पेड़ पर ले जा रही थी। कौन बूढ़ी औरत? यहाँ तो कोई बूढ़ी औरत नहीं है। राजू और मुन्नी अपने फूफा के साथ घर पहुंचते हैं और सारी बात अपनी बुआ को बताते हैं। मैंने तो तुम दोनों से पहले ही मना किया था कि वहां मत जाना। चलो अब छोड़ो इस बात को। आज सीमा की बहन की शादी है। चलो सब लोग तैयार हो जाओ। अरे वाह, शादी में जाएंगे? हाँ, और ढेर सारा खाना खाएंगे। राजू और मुन्नी अपनी बुआ और फूफा के साथ जब शादी से लौट रहे थे तो बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण उन्हें कोई सवारी नहीं मिल पा रही थी। लगता है अब हमें पैदल ही घर तक चलकर जाना पड़ेगा। थोड़ी देर रुक जाते हैं। बारिश शांत हो जाएगी तब चलेंगे, वरना सब कपड़े खराब हो जाएंगे। बारिश काफी देर बाद रुकती है। वे लोग पैदल चलते चलते गांव तक पहुंचते हैं। रात के 2 बज चुके थे। गांव के सभी रास्तों पर पानी भर गया था। मजबूरी में उन लोगों को भूत या पीपल के पेड़ के पास वाले रास्ते से गुजरना पड़ा। उन्होंने जो सुना था आज उसे असलियत में देखा। पीपल के पेड़ पर बहुत सारे भूत और भूतियां फांसी लगाए हुए लटके हुए थे। फूफा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पीपल के पेड़ पर लटके भूत और भूतनी अपने गले से फांसी के फंदे निकालने लगते हैं और जमीन पर उतरने लगते हैं। भागो सब लोग। चारों ओर भागते हैं, लेकिन कीचड़ होने के कारण मुन्नी का पैर फिसल जाता है और राजू तुरंत उसे उठाता है। भूत और भूतनियां उनके पीछे आ रही हैं। जल्दी भागो बच्चों, वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। वे लोग कुछ दूर दौड़ पाते हैं कि तभी राजू का पैर फिसल जाता है। भूत राजू तक पहुंच जाता है। वे उसके पैर पकड़ लेते हैं। भूत राजू को अपनी तरफ खींच रहे थे और राजू के फूफा राजू को अपनी तरफ खींच रहे थे। उधर बुआ अपने पर्स में माचिस ढूंढ रही थी। मुन्नी, जल्दी से कोई लकड़ी ले आओ। मुन्नी एक लकड़ी लेकर आती है। बुआ माचिस से उस लकड़ी को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन लकड़ी गीली होने के कारण जल नहीं पा रही थी। माचिस की सारी तीलियां खत्म हो जाती हैं। मुन्नी और बुआ रोने लगे। उधर भूतों ने राजू की एक टांग उखाड़ ली। तभी मशाल लिए बाबा वहां आ जाते हैं। आग से डरकर सारे भूत गायब हो जाते हैं। राजू की जान तो बच गई, लेकिन उसकी एक टांग हमेशा के लिए चली गई।